हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं हम लोग F1 के लिए, दैट इज कंपेटिटिव एनालिसिस। व्हाट इज मेंट बाय कंपेटिटिव एनालिसिस, कौन से चैप्टर में फॉल करता है? अगर बुक के थ्रू आप चलें, कैप्लन की बुक में, जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग कैप्लन की किट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसमें बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की गई है, लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक की तरफ मूव किया जाए, अंडरस्टैंडिंग लेना कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंपैरेटिव एनालिसिस, और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेना कि किस लेवल पे जाके बंदा पढ़ता है, कि किस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक फॉल करता है। अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो पहले कौन सा टॉपिक अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट पहले बुक की तरफ आ जाऊँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस पूरा का पूरा एक टॉपिक के राउंड अबाउट घूम रहा है, विच इज़ पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। ये पोर्टर्स फाइव फोर्सेस का जो टॉपिक है, यही आज हम लोग करेंगे, विच इज़ नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस करना। कंपटीशन आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कंपटीशन कैसे। अगर इससे पहले मैं आपको बताऊं, तो हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ना होता है, इस टॉपिक को समझने से पहले, दैट इज पेस्टल। बुक के अंदर पेस्टल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने अपनी एक रिकॉर्डिंग अपलोड की थी ऑन यूट्यूब, वहाँ पे मैंने पेस्टल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब पेस्टल की खासियत ये थी कि वो एक्सप्लेन करता था कि इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है, कि क्या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या बिजनेस का सेक्टर कल को ग्रो करेगा या फिर इट वॉन्ट ग्रो। ये चीज आपको बताता था पेस्टल एनालिसिस। जैसे हम लोगों ने पेस्टल के अंदर हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल फैक्टर्स, हम लोग देखते हैं, इन्वायरमेंटल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। ये चीज़ें हम लोग देख के डिसाइड कर रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री क्या वो कल को ग्रो करेगी, ग्रोथ है वहां पे, नहीं है। अब पेस्टल एनालिसिस और कंपेटिटिव एनालिसिस आपस में बहन भाई हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्वेश्चन नंबर वन आपका ये आना चाहिए कि हाउ is pestle and comparative analysis linked? कंपैरेटिव एनालिसिस में अब जब नाम लूंगा, तो वहां पे आपके जहन में आना चाहिए डायरेक्टली पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। ठीक है, एनालिसिस लिंक्ड। सबसे पहले सवाल का जवाब आपके पास ये होना चाहिए कि ये दोनों आपस में मिल कैसे सकते हैं, ये आपस में लिंक्ड कैसे। जिसने पेस्टल पढ़ा उसको पता था कि यार हम लोग किस चीज का जवाब निकाल रहे होते हैं, कि एक इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। अब इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, तो चैप्टर नंबर 1 हमारे लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। हम लोग आज एग्जांपल ले लेते हैं रिटेल सेक्टर को। अब रिटेल सेक्टर में कौन कौन से फॉल करते हैं ब्रांड्स? बड़े ब्रांड्स हैं, वॉलमार्ट है, आपके पास वॉलमार्ट के अलावा टेस्को है, अगर आप पाकिस्तान में बात करो तो आपके पास मेट्रो है, फिर इसके बाद आपके पास एमसीसी है। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि रिटेलिंग करते हैं, बड़ी शॉप्स जो कि रीसेल करते हैं चीजों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से चीजें उठाई और उनको आगे फर्दर कस्टमर्स तक बेचना शुरू कर दिया। दैट इज नोन एज रिटेलिंग। आपके पास एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके पास नेस्ले की भी चीजें होंगी, यूनिलीवर की भी चीजें पड़ी होंगी, यू आर जस्ट सेलिंग दोस, आपने वो चीजें खरीदी एंड यू आर सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस टू जनरेट प्रॉफिट। दिस इज नोन एज रिटेलिंग। अब क्या कल को एक कंट्री के अंदर रिटेलिंग का बिजनेस, अब रिटेलिंग के अंदर सिर्फ कंपनीज आ गई हैं, हम लोगों ने कंपनीज की बात की कि ये कंपनीज, हम लोग स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल एक रिटेल सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हमने देखना था कि क्या यार कल को रिटेल सेक्टर इस कंट्री के अंदर ग्रो करेगा, क्या यहाँ पे चांसेस हैं कि ये सेक्टर ग्रो करे, तो मैंने कौन सा एनालिसिस किया? मैंने पेस्टल एनालिसिस किया, फॉर टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सेक्टर। एक इन्वेस्टर जिसके पास पैसे होते हैं, जब वो इन्वेस्ट करने के लिए निकलता है अपने पैसों को, तो पहले वो देखता है कि यार मैं किस इंडस्ट्री के अंदर मूव करूं। वो डिसाइड करता है क्या मैं रिटेल इंडस्ट्री में मूव करूं, क्या मैं एनर्जी सेक्टर में मूव करूं, या क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ किसी सेक्टर में मूव करूं, जूसेस के किसी सेक्टर के अंदर मूव करूं, या मैं टूथपेस्ट बनाना शुरू कर दूं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक पेस्टल एनालिसिस। जिस वक्त वो करता है तो उसे पता लगता है कि यार कौन सी इंडस्ट्री कल को ग्रो करने लगी है, जिसके पेस्टल एनालिसिस एक बेहतर तरीके से हुआ हो, जिस इंडस्ट्री का पेस्टल एनालिसिस ये बता रहा हो कि दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो। तो इन्वेस्टर यही डिसाइड करता है कि यार अच्छा ठीक है, इसी इंडस्ट्री, इसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर मैं फर्दर मूव करता हूँ और एनालिसिस करता हूँ कि क्या यहाँ पे मैं अपनी कोई जगह बना सकता हूँ। अब रिटेल है, पेस्टल के थ्रू मुझे पता लगा यार रिटेल
पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर किसी एक कंट्री को एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान को आज। आई फाउंड आउट थ्रू पेस्टल दैट दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो, दिस सेक्टर विल ग्रो। अब सवाल ये बनता है कि ठीक है यार, आपका ये वाला सेक्टर ग्रो होने लगे, ये वाला सेक्टर आपका ग्रो होगा, कल को इस सेक्टर ने बहुत ऊपर जाना है, बिलियंस की सेल्स होंगी। लेकिन सवाल आपके जहन में बनता है कि यू एज अ बिजनेस स्टार्टर, एक स्टार्टअप, क्या आप इस सेक्टर में जाके रिस्क ले सकते हो कि अपना एक ब्रांड बनाओ और रिटेलिंग का बिजनेस शुरू करो? आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में कितने डिफरेंट किस्म के बैठे हुए हैं कंपेटिटर्स। जैसे यहाँ पे पीसीसी पंजाब कैश एंड कैरी भी आ जाता है, यहाँ पे सीएसटी भी आ जाता है आपके पास, यहाँ पे और डिफरेंट बहुत बड़े रिटेलर्स है जो कि आ जाते हैं। सवाल सबसे पहला ये बनता है कि यार इतने कंपेटिटर्स के होने के बावजूद, अब हम लोग पाकिस्तान को एग्जांपल ले रहे, तो हम लोग पाकिस्तान के लिहाज से चलेंगे, वहां पे मैंने बताया बड़े बड़े कौन से हैं, मेट्रो है, एमसीसी है, पीसीसी है, सीएसटी है, ये सारे वो रिटेल के बिजनेसेस हैं जिनको हमने पेस्टल के थ्रू आइडेंटिफाई किया कि यार ये लोग रिटेल इंडस्ट्री अब ग्रो करने लगी है। अब सवाल दूसरा मेरा ये बनता है कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे पता चले कि क्या मेरी यहाँ पे किसी किस्म की जगह है, क्या मैं भी यहाँ पे एक ब्रांड बना सकता हूँ? अगर ब्रांड बनाना चाहो तो मैं कौन सा ब्रांड बनाऊंगा? मैं गोहर के नाम से एक कैश एंड कैरी बनाना चाहता हूँ, गोहर कैश एंड कैरी बनाना चाहता हूँ। क्या ये मेरा ब्रांड इन सब कंपेटिटर्स के हिसाब से ग्रो करेगा? इस कंपटीशन को बीट कर सकता है? क्या मेरी कोई जगह बन सकती है? पता तो मुझे चल गया कि रिटेल इज गोइंग टू ग्रो, इट इज गोइंग टू गेट वेरी बिग। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी जो प्लेयर्स वहां पे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, क्या मुझे इतनी इजाजत देंगे कि मैं भी आके अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना लूं? ये सवाल, इस सवाल का आंसर देता है कंपेटिटिव एनालिसिस। कंपेटिटिव एनालिसिस मुझे ये बताता है कि क्या मुझे जिस इंडस्ट्री को मैंने आइडेंटिफाई किया है पेस्टल के थ्रू, क्या मुझे वहां पे जाके बिजनेस शुरू करना चाहिए, उस इंडस्ट्री में जंप करना चाहिए या नहीं? कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये मौजूद है, बहुत अच्छी सी एक डायग्राम गिवन है आपको पोर्टर 5 फोर्सेस की कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। ये वो एक पूरी डायग्राम है जिसको आप लेके चल सकते हो, लेकिन इससे इजी होके हम लोग आज समझेंगे, ओवरऑल एक एनालिसिस लेंगे कि व्हाट इज कंपैरेटिव एनालिसिस और हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो हमारा टॉपिक अगेन है कंपैरेटिव एनालिसिस। एनालिसिस, अब हमेशा याद रखना कंपेटिटिव एनालिसिस आपका मेन टॉपिक होगा, लेकिन आपने दूसरा नाम याद रखना है हमेशा से, पोर्टर फाइव फोर्सेस। जब भी पोर्टर फाइव फोर्सेस का नाम आपके जहन में आएगा तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि यार 5 फैक्टर्स हैं जिनको मैं देखता हूं हमेशा एक स्पेसिफिक सेक्टर को देखने के लिए कि क्या मेरी वहां पे कोई जगह है या नहीं है। देर आर 5 डिफरेंट फैक्टर्स। अब वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से? पहला फैक्टर होता है व्हाट इज द कंपटीशन या कंपेटिटिव राइवलरी क्या चल रही है, व्हाट इज द कंपेटिटिव राइवलरी। इन सब कुछ को नोट डाउन करें। जो एनरोल करवा चुके हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, जो कंपेटिटिव फोर्सेस को समझना चाह रहे हैं, कंपटीशन को, पोर्टर फाइव फोर्सेस को समझना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सब कुछ को नोट डाउन करें। बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आप नोट डाउन करेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए नोट्स बनाना, एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है? एट द एंड हम लोग एमसीक्यूज बेस के सॉल्व करेंगे। पहला क्या हमेशा से फैक्टर होगा, कंपेरेटिव राइवलरी क्या चल रही है। दूसरी चीज, व्हाट इज द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट्स। तीसरी चीज कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। चौथी चीज, व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर, ऑफ अ कस्टमर। और पांचवी चीज क्या होती है यहां पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थ्रेट ऑफ अ सब्सिट्यूट, थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट्स। अब हर एक की तरफ अगर आया जाए और पढ़ा जाए इसको, हर एक की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए, आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर लूँ पहले, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं हर एक की तरफ आऊं और समझूं कि यार हर एक का मतलब क्या है इधर, तो मुझे पहले ये एनालिसिस कर, अगेन ये समझने की जरूरत है कि मैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर क्यों रहा हूं।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार वेदर आई विल बी एबल टू ग्रो इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसको मैं आइडियलाइज कर चुका हूँ अपने माइंड में, जिसको पेस्टल के थ्रू आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। मतलब पहला स्टेप क्या था, पेस्टल लगाना। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरी जगह है इस बिजनेस को चलाने के लिए या नहीं। तो ये चीज आइडेंटिफाई की जाती है अगेन थ्रू पेस्टल कंपेटिटिव एनालिसिस। पोर्टर फाइव फोर्सेस के थ्रू हम लोग ये चीज एनालाइज कर रहे होते हैं। अब सवाल आपके पास ये बनता है कि हम कौन सी वो पांच चीजें जो देख रहे होते हैं जो मैंने लिखी, इन्हीं पांच चीजों के ऊपर आपने हमेशा ये चीज एनालाइज करनी है कि क्या यार इस बिजनेस के अंदर, इस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर क्या मैं अपनी जगह बना सकता हूं या नहीं बना सकता। अब एक एक को देखते हैं क्या मतलब है। व्हाट इज मेंट बाय कंपेटिटिव राइवलरी। कंपटीशन कितना बैठा हुआ है आपका मार्केट के अंदर। कंपटीशन, व्हाट इज मेंट बाय कंपटीशन, वो लोग जो सेम सेक्टर में सेम आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कस्टमर जाके उनसे चीजें खरीदेगा या आपसे आके चीजें खरीदेगा। सबसे पहली चीज आपके जहन में ये आनी चाहिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन। इस बात का क्या मतलब है कि हायर द कंपटीशन, हायर द कंपटीशन, एक मिनट, हायर द कंपटीशन, हायर द प्रॉब्लम्स। जितने ज्यादा लोग आपके अगेंस्ट कंपटीशन में बैठे हुए होंगे, जितने ज्यादा लोग ये बोल रहे होंगे कि यार हम भी यही बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उतने ज्यादा आपके लिए मसले मसाइल हैं। कैसे? अब मैंने आपको एग्जांपल दी, रिटेल इंडस्ट्री में अगर मैं जा रहा हूं तो मेट्रो ऑलरेडी वहां बैठा है, सीएसटी वहां पे बैठा हुआ है, इसके अलावा एमसीसी उधर बैठा हुआ है, इसके अलावा पीसीसी उधर बैठा हुआ है। अब मैं अगर एक नई कंपनी बना लेता हूँ, गोहर एंड गोहर एंड क्या कह रहा हूं मैं, लेट सपोज मैं कहता हूं गोहर पंजाब एंड कैश एंड कैरी, CNC इसका नाम दे देते हैं। ये मेरी कंपनी है जो कि मैं बनाना चाहता हूँ। सबसे पहला एनालिसिस में क्या कर रहा था, कंपेरेटिव राइवलरी, मेरे राइवल्स कितने बड़े हैं। दे आर ह्यूज कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। क्या इनके अगेंस्ट में डायरेक्टली compete कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? सबसे पहली चीज, ब्रांड इमेज। लोगों के जहन में मेट्रो का ब्रांड इमेज जो है वो उधर ही जाकर शॉपिंग करना पसंद करेंगे। सीएसडी के कस्टमर्स उन्हीं के पास जाएंगे, एमसीसी के कस्टमर्स उन्हीं के पास जाएंगे, पीसीसी के कस्टमर्स उन्हीं के पास जाएंगे। तो मेरे पास कौन आएगा चीज लेने के लिए? सबसे पहला सवाल मेरे पास ये होना चाहिए कि कंपेटिटिव राइवलरी कैसी है। जो मेरे अगेंस्ट कंपटीशन बैठा हुआ है, इज इट अ डेवलप्ड कंपटीशन, इज इट अ डेवलप्ड कंपटीशन और नॉट। कि क्या भाई वो अपनी बेस बना चुका है मेरा कंपटीशन? अगर तो वो बना चुका है तो उनको बीट करना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन बैठा हुआ है, इंटरनेशनल कंपनीज बैठी हुई है जिनका एक रेपुटेशन बन चुकी, ब्रांड की इमेज बन चुकी है, तो उनको मैं नहीं बीट कर सकता। तो फिर मैं क्या बोलता हूं, कंपेटिटिव राइवलरी इज हाई। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि कंपटीशन बहुत लो है, मैं पहला बंदा हूं जो कि इस इंडस्ट्री में मूव कर रहा हूं, इतना ज्यादा लोग भी नहीं है जो कि इस इंडस्ट्री में आके ये चीजें बेच रहे हो, सेम इसी सेक्टर के अंदर बिजनेस कर रहे हो, इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज नहीं है, डेवलप्ड कंपनीज नहीं है, छोटी मोटी कंपनीज हैं, दुकानें वगैरह ही हैं। मैं सिर्फ वो पहला बंदा हूं जो कि बहुत बड़ा स्टोर बनाने लगा हूं, एक रिटेल का स्टोर जहां पे आके लोग शॉपिंग करेंगे, कैश एंड कैरी बनाने लगा हूं। तो उस केस में क्या होता है कि आप कहते हो कि द कंपटीशन इज लो, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर हाई है। लेकिन अगर कंपेरेटिव राइवलरी यानी कंपटीशन हाई हो जाए आपका, तो फिर उस केस में आप क्या कहते हो कि यार यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस मेरे बहुत कम है। ठीक है, दिस वॉज द पॉइंट नंबर वन। अब अगर पॉइंट नंबर टू पे आऊं तो इसका यहां पे क्या कहना है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब सवाल ये है, आप इस बिजनेस में आते हो, आप इस बिजनेस में आते हो, आप ग्रो कर जाते हो इसी सेक्टर में, रिटेल की गोहर कैश एंड कैरी के नाम से मैंने एक कैश एंड कैरी बनाया, एक बड़ा रिटेल सेक्टर में एंट्री ली मैंने और मैं ग्रो कर गया, मेरा एक नाम बन गया। जाहिर सी बात है कि मुझे देखते देखते न्यू लोग भी आएंगे इस मार्केट के अंदर जिनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है और वो अपने कैश एंड कैरी बना के प्रॉफिट्स लेने के चक्करों में होंगे। अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इतने ज्यादा न्यू लोग हैं कि आ जाए बीच में मुझे डिस्टर्ब कर दे मेरे बिजनेस को? हाउ मेनी न्यू पीपल आर देयर? न्यू कंपेटिटर्स विल कम। अब ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। हाउ इज दैट? कि अगर कोई न्यू बंदा आ रहा है,
मेरे इस सेक्टर के अंदर और बिजनेस कर रहा है जिसमें मैं ग्रो करता जा रहा हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं उस सेक्टर में चला गया, मैंने एक अपनी कंपनी बना ली एंड नाउ आई एम ग्रोइंग स्टेज, मैं ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, मुझे हेल्दी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, हेल्दी रेवेन्यू मैं कमा रहा हूँ वहां से। सवाल ये बनता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे देखी देखी, मुझे देख देख के मेरे कजन्स, मेरे भाई बहन या फिर कोई और मेरा कंपटीशन, मेरे दोस्त ये देखेंगे कि यार इस बंदे ने पैसा ज्यादा कमाया है तो हम लोग भी चलते हैं ये वाला बिजनेस कर लेते हैं, हम भी पैसा कमाएंगे। तो होगा क्या? अगेन जो पॉइंट नंबर वन पे मैंने चीज पढ़ी कि कंपटीशन मेरा ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा तो उसमें क्या मसला है कि मैं उसमें ग्रो नहीं कर सकूंगा, एक जगह पे आकर रुक जाऊंगा। और हो सकता है मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी मेरे से छोड़ के चले जाएं, अगर न्यू लोग आ सकते हैं बड़ी आसानी से बिजनेस के अंदर। इस बात का मतलब ये है इस सेकंड पॉइंट का कि कितनी आसानी से नए लोग आके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितनी आसानी से आ सकते हैं। ये लफ्ज याद रखना हमेशा से, हाउ इजी इट इज टू स्टार्ट स्टार्ट दिस बिजनेस जो कि आप कर रहे हो। अगर वो इजी है तो अगेन द थ्रेट इज वेरी हाई, और अगर हाई है तो कल को मसले होंगे। और अगर लो है, थ्रेट लो है, लोग इतनी आसानी से नहीं आ सकते, तो वो मसले आपको इतने नहीं होंगे। अब इसको अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं इस वक्त, फर्दर एक्सप्लेनेशन में मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कैसे कम कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, नंबर वन पॉइंट क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होना, गवर्नमेंट की रेगुलेशन होना। अगर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है उस सेक्टर के अंदर, क्या मतलब है, आपको लाइसेंस चाहिए टू ऑपरेट। इफ यू नीड अ लाइसेंस टू ऑपरेट, कि आपने लाइसेंस ले लिया, अब जब कोई नया बंदा आएगा बिजनेस करने के लिए उसको भी लाइसेंस चाहिए होगा। तो लाइसेंस जिस वक्त आप लेते हो, आप एक अप्रूवल लेते हो गवर्नमेंट से, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो दैट डिस्करेजेस पीपल टू एंटर दिस मार्केट, कि हम लोग इतना टाइम क्यों लगाएं, हम लोग अभी से ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लोग ऐसे बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे। अगर लाइसेंसेस है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि कम लोग आएंगे बिजनेस की तरफ। दूसरी चीज क्या होती है, हाई इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है अमेजोन का बिजनेस, जैसे कि दुनिया में बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है ड्रॉप शिपिंग। आप सर्च करो आपको पता चलेगा, हर दूसरा बच्चा कहता है मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। क्यों कहते हैं वो ये सारे, थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉप शिपर्स क्यों बैठे हुए, थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स क्यों बैठे हुए, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है। जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम होती है ना, वहां पे लोग एकदम जंप करते हैं कि हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कल को सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन आपका आना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा फेज के अंदर, अगर आपका हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तो हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मिलियंस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो लोग कम आते हैं फिर। दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है कि अगर आपने इस पॉइंट को समझना है, इस स्पेसिफिक पॉइंट को समझना है, व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्रीज। एक सेकेंड। अच्छा, व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्रीज, बैरियर्स टू एंट्रीज। एक सेकेंड, इसमें क्या मतलब मसला बना हुआ है। अच्छा, अब सही हो गया। आई डोंट नो, मेरे इसमें शायद मसला है किसी किस्म का। व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्रीज, व्हाट आर द बैरियर टू एंट्री। ठीक हो गया। अब आपने ये चीज देखनी होती है कि अगर न्यू एंट्रेंट आ सकता है उस पर बैरियर्स कितने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि उसको आने से रोक सकती है। मैं स्टार ही बना देता हूँ बिकॉज ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। खैर, अब सही हो गया। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, एक छोटा मोटा प्रॉब्लम ये कभी कभार शुरू कर देता है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या बोला, व्हाट आर द बैरियर टू एंट्री, सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, अब आपने ये देखना होता है हमेशा कि अगर न्यू एंट्रेंट आ सकता है तो उसको आने के लिए किसी किस्म के कोई बैरियर्स भी हैं या नहीं है, या जिस वक्त वो चाहे वो ये बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर कुछ भी बैरियर्स नहीं है
तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन कल को आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा लोग आएंगे ये बिजनेस करने के लिए, इस सेक्टर के अंदर ये बिजनेस करने के लिए। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि वो कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि कंपटीशन को, जो कि न्यू एंट्रेंट्स को आने से रोकते हैं। पहला मैंने एक्सप्लेन किया कि लाइसेंस होना, किसी चीज का अगर आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। लोग डरेंगे आने से अगर कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है उस इंडस्ट्री के अंदर एक गवर्नमेंट की। दूसरी क्या चीज है, अगर हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो अगेन लोग डरेंगे आने से, लोग उस तरफ नहीं आएंगे फिर दोबारा से। और तीसरी एंड फाइनल चीज क्या होती है, फाइनल तो नहीं और भी बड़ी चीजें होती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इस बात का क्या मतलब है, अपने लेक्चर के अंदर भी मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लस एसीसी आप कर रहे हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पता होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट एक बिजनेस की हमेशा से हाई रहती है, रेंट, सैलरीज, ये वो चीजें जो कि एक बिजनेस अपने लिए कम नहीं कर सकता। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स वो बेचेगा उतनी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पर प्रोडक्ट कम होती रहती है। इन शॉर्ट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचते हो, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो। अब एक इंट्रेंट, जब नया इंट्रेंट बिजनेस में आता है ना, तो वो ये भी देखता है कि क्या मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना एक इज नॉट एन ईजी थिंग। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, मैं इतने प्रोडक्ट्स बनाऊं इतने ज्यादा कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गिर जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, मिनिमल हो जाए। अगर तो ऐसी चीज है तो वो भी क्या है, एक बैरियर टू एंट्री एक न्यू एंट्रेंट के लिए। क्यों, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपने अचीव करना है तो अगेन आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी तो आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकोगे, तभी तो आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकोगे। अगर आपके पास पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए होंगे तभी आप ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदोगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचोगे। अगर आप रिटेल की बात करो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि दिन के अंदर मैंने इतने ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अब अगर आप अपने आप को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हो बिजनेस के अंदर और एक न्यू एंट्रेंट आ रहा है, उसको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यार पहले मैंने अपनी वेल बीइंग बनानी है। पहले मैंने ये सोचना है कि कस्टमर मेरे पास आए तो कस्टमर ज्यादा ज्यादा लेकर आने हैं ताकि मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा हो। ज्यादा कस्टमर लाने के लिए मुझे मार्केटिंग अच्छी भली करनी पड़ेगी ताकि मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करूं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करूं पर डे। तो ये सब कुछ भी ना न्यू एंट्रेंट को डराता है, और न्यू एंट्रेंट फिर उस बिजनेस सेक्टर के अंदर आता ही नहीं है। वो डर के चला जाता है, वो कहता है कि मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं आऊंगा। तो अगेन जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा वो क्या था कि यार न्यू एंट्रेंट्स के कितने थ्रेट्स हैं, क्या नए लोग अगर बिजनेस शुरू करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं या नहीं। अगर बहुत आसानी से कर सकते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि यार ये थ्रेट जो है ना वो क्या है, द थ्रेट इज हाई। अगर बहुत आसानी से लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं द थ्रेट इज रियली हाई। लेकिन अगर यही बहुत मुश्किल से लोग शुरू करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बहुत ज्यादा है, लाइसेंसेज आपको चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको अचीव करना पड़ेगा एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो उस केस में न्यू एंट्रेंट डर के भाग जाएगा, वो बोलेगा मैं ये सेक्टर, इस बिजनेस, ये वाला बिजनेस नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये वाला थ्रेट भी फिर लो हो जाएगा। ठीक है। अगर इससे आगे हम लोग मूव करें, फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर। इस बात का क्या मतलब है, वट इज मेंट बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर। अपने अपने जहन में आप खुद से जरा सोचें, वट इज मेंट बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो लिखने के लिए। इसको यहां पे ले आते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब क्या होता है, एक सप्लायर अगर डिफरेंट बिजनेसेस उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर आर मेनी डिफरेंट सप्लायर्स whom you can purchase things from। अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको किसी ना किसी बंदे से, किसी और कंपनी से चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तभी आप वो चीजें आगे बनाओगे या उन चीजों को बेचोगे। अब जिस बंदे से वो चीजें खरीद रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज उसको बोलते हो आप सप्लायर, कि वो आपको चीजें सप्लाई कर रहा है। एक बंदा जो आपको चीजें सप्लाई कर रहा है, अगर लेट सपोज मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूँ कि यार जिस इंडस्ट्री में आप बैठ के बिजनेस करने लगे हो ना, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सप्लायर मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के सप्लायर आपको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के सप्लायर मिल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है,
आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी सप्लायर के पास जाओ। अगर एक सप्लायर आपको कहता है कि नहीं यार मैं तुम्हें चीज 100 रुपीज की ही दूंगा, आप किसी और सप्लायर के पास जाओ, वही क्वालिटी की चीज 50 रुपीज में उठा लो। तो यहां पे क्या है, सप्लायर के पास पावर नहीं है, बिकॉज यू हैव मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी वाली सिचुएशन दे दूं, यहां पे मैं आपको कहता हूं देयर आर लो सप्लायर्स इन इंडस्ट्री। इन दोनों के भी नीचे मूव कर लेता हूं ताकि जगह हो लिखने के लिए हमारे पास और समझने के लिए। ये दोनों नहीं, ये दोनों। ओहो, ऐसे नहीं जा रहा, पता नहीं इसको क्या है। चलो खैर छोड़ो, हम लोग इसको बाद में नीचे ले आएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या दी, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहां पे सप्लायर्स जो है बहुत कम है। अब इस बात का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक फोन मैन्युफैक्चरर हो, या फिर अगेन रिटेल की ही इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो। आपको चाहिए हेयर कलर, आपके मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है कि यार लोग कहते हैं मुझे हेयर कलर चाहिए, आपके स्टोर के अंदर हेयर कलर नहीं पड़ा हुआ। अब आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि हेयर कलर्स कौन कौन सा बंदा देते हैं, क्वालिटी किसकी अच्छी है, लोग डिमांड किस कंपनी का करते हैं। आप जब मार्केट में जाओगे ना, तो आपको कितने हेयर कलर सप्लायर्स मिल जाएंगे, एक दो तीन चार बस। लेट सपोज वो एक बंदे के पास आप जाते हो, वो कहते हैं मैं 100 रुपीज का आपको एक हेयर कलर दूंगा, आप जितने मर्जी का आगे बेचो। मैं सेकंड के पास जाता हूँ, वो भी 100 कहते हैं, मैं थर्ड के पास जाता हूँ, वो भी 100 कहता है, चौथा वाला बेशक मुझे 70 कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मुझे एक बंदा 100 का दे रहा है तो मैं उसको धमकी दे के चला जाऊं, मैं यार दूसरे के पास जाऊंगा वो मुझे इससे भी सस्ते का दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सप्लायर की पावर ज्यादा है। जिस इंडस्ट्री में सप्लायर की पावर ज्यादा होती है ना, वहां पे अगेन आपको मसले बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंपीट नहीं कर सकोगे बिजनेस अपना करते हुए अपने कस्टमर्स को सस्ती चीजें प्रोवाइड करने में। बिकॉज सप्लायर ने तो अपनी चलानी है, सप्लायर कहेगा कि यार मैं अपनी मर्जी की बेचूंगा, तुम कहां से और ले सकते हो इस बिजनेस को चलाने के लिए, चीज लेने के लिए तो तुमने मेरे पास ही आना है। अब इसकी प्राइम एग्जांपल क्या है, कस्टमर्स के जहन में एक एक चीज बन चुकी है कि यार रिटेल के अंदर मैंने जिस वक्त जाना है ना, सेक्टर के अंदर एक अच्छे स्टोर के अंदर मैंने जिस वक्त जाना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने जाके नेस्ले का दही उठा के लेकर आना है। आई वॉन्ट टू बाय नेस्ले प्रोडक्ट्स। अ कस्टमर सेज a customer says that he only wants Nestle's products। अब ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो चुकी है कि यार कस्टमर आपसे चीज तभी खरीदेगा जिस वक्त आपके फ्रिज के अंदर, आपके स्टोर के अंदर नेस्ले का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। कस्टमर सिर्फ उसी वक्त आएगा और आपसे चीज खरीद के जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो आप किसके पास जाओगे नेस्ले का प्रोडक्ट खरीदने के लिए? सवाल उठाओ अपने जहन में। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब क्या है, आप नेस्ले के पास ही जाओगे। अब अगर नेस्ले आपको कह देते हैं कि यार ये चीज मैं 200 की आपको बेचूंगा, तो क्या आप नेस्ले को ये चीज कह सकते हो कि नहीं मैं आपसे नहीं लेने वाला, मैं किसी और से जाके ले लूंगा? क्या आप नेस्ले को ये बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या आपकी पावर ज्यादा है या क्या सप्लायर की पावर ज्यादा है? सप्लायर की पावर बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगेन, जहां पे सप्लायर की पावर ज्यादा होती है ना, उस सेक्टर के अंदर, उस बिजनेस के अंदर आपके पास प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर इम्पैक्ट के ऊपर आ जाए, तो क्या इम्पैक्ट है? पहला, प्रॉफिट्स आर लो, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। पहला इंपैक्ट इस बिजनेस के क्या पड़ता है, प्रॉफिट्स लो हो जाते हैं बहुत ज्यादा, प्रॉफिट्स आर लो। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ता है? दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ता है, आपकी ब्रांड इमेज नहीं बनेगी यहां पे। ब्रांड इमेज किसकी होगी? ब्रांड इमेज किसकी होगी? इज ऑफ सप्लायर इटसेल्फ। अगर लेट सपोज मैं एक रिटेल के बहुत बड़ी स्टोर, रिटेल का बहुत बड़ा स्टोर चला रहा हूँ, और कस्टमर मेरे पास आ रहा है मेरे स्टोर के ऊपर नहीं, वो किस प्रोडक्ट के लिए आ रहा है खास, वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, कि भाई मैंने नेस्ले का प्रोडक्ट लेना है आपसे। अगर वो सिर्फ नेस्ले का प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे स्टोर पे आ रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा मेरे स्टोर का नाम क्या है, वो नेस्ले के नाम की वजह से आ रहा है। वो यही नेस्ले का प्रोडक्ट किसी और स्टोर पे भी जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर के अंदर, अगर जहां पे सप्लायर्स बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हो, सप्लायर्स में बहुत ज्यादा, सप्लायर्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो, ऐसे बिजनेस सेक्टर के अंदर आपका ब्रांड इमेज बनना बहुत मुश्किल काम होता है।
आपके प्रॉफिट ज्यादा बनना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, रेवेन्यू आप बहुत ज्यादा कमाओगे। अगर नेस्ले के प्रोडक्ट्स रख लो, लेट सपोज हो सकता है आप 1 मिलियन का पर डे रेवेन्यू कमा रहे हो, पर डे आप रेवेन्यू इतना कमा रहे हो 1 मिलियन का। लेकिन एट द सेम टाइम अगर यही सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले ने आपको 0.1 0.9 मिलियन के बेचे थे, मतलब आपका कितना कितना प्रॉफिट हुआ आपका 0.1 मिलियन का। तो इज इट इनफ? अगर मैं पर मंथ की ये बात कर दूं, 1 लाख रुपीज पर मंथ, इज इट इनफ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस, फॉर अ स्टोर? नहीं। आप प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे ऐसे बिजनेस में, क्योंकि सप्लायर अपनी मर्जी से अपने रेट पे आपको चीज देगा। दूसरी बात, आपको ब्रांड इमेज नहीं मिल पा रही। आपके ब्रांड की वाह वाह नहीं हो रही। वाह वाह हो रही है तो किसके ब्रांड की हो रही है? सप्लायर की। नेस्ले, यूनिलीवर, दे आर ऑल सप्लायर्स। ऐसा नहीं है कि नेस्ले यूनिलीवर के अपने शॉप से और वो वहां पे चीजें बेचते, नहीं। नेस्ले यूनिलीवर कभी भी आपने जाके खरीदना है, आप किसी शॉप से, बाहर किसी शॉप से जाओगे, वहां से जाके खरीदोगे। कोको कोला की बोतल अगर किसी कस्टमर ने जाके लेनी है तो वो फैक्ट्री पे जाके नहीं लेगा, वो किसी आम सी शॉप से जाके लेगा। अब कोको कोला की बोतल की प्राइम एग्जांपल है आपके सामने, कि सप्लायर को या एक जो दुकान वाला होता है, उसको वो बॉटल 25 रुपीज की मिलती है और वो 30 रुपीज की आगे सेल कर देता है। मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज। अब पर बॉटल 5 रुपीज, इज इट इनफ? यही अगर लोग कोको कोला की तरफ ना जाते, सिर्फ सोडा ड्रिंक लेके, सोडा ड्रिंक का नाम लेके जाते कि भाई मैंने सोडा ड्रिंक लेनी है, तो फिर कोको कोला की जो थी ना वो मोनोपोली ना चल सकती है। वहां पे फिर क्या होता कि वहां पे आपके पास डिफरेंट लोग होते जो कि आपको सेम किस्म के, सेम सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज आपको बेच रही होती। मतलब फिर कोको कोला भी आपको बेचती, पेप्सी भी आपको बेच रही होती, इस तरह के डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स कंपनीज होती जो कि आपको बेचती, और वो एक दूसरे से compete करने के लिए, कोको कोला पेप्सी से compete करता, पेप्सी बाकी लोगों से compete कर रहा होता, तो वो एक दूसरे से compete करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स और सस्ती करके बेचती कि यार हमारा प्रोडक्ट ले लो 15 रुपीज का। पेप्सी कहती नहीं, हमारा प्रोडक्ट ले लो 10 रुपीज का, तुम आगे 30 का बेचो, तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रांड इमेज बन चुका है कोको कोला का कस्टमर के लिहाज से, अब जब भी जाके उसने लेनी होती है कोई सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो कहता है यार मुझे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चाहिए, दे से कि मुझे कोको कोला दे दो। अब कस्टमर के दिमाग में ब्रांड इमेज बन गई, एंड कोक नोज दिस, कोको कोला नोज दिस। तो वो क्या करता है, उसको पता है यार जो मर्जी हो जाए, आपने अपनी दुकान पे कोको कोला रखनी ही रखनी है, आप आके मेरे से खरीदोगे ही खरीदोगे। आपकी पावर नहीं है, पावर है तो मेरी है। यहाँ पे सप्लायर की पावर ज्यादा है। तो वो क्या हिसाब किताब बनता है इस चीज का, एट द एंड क्या इसका इम्पैक्ट है, दैट द कस्टमर विल बाय कोको कोला ओनली, और वो कोई और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेगा। और अगर कोई और चीज नहीं लेगा, आपने भी, आपके ऊपर भी ये चीज होगी, प्रेशर होगा कि यार मैंने भी अपनी दुकान में कोको कोला रखनी है, वरना कस्टमर मेरे पास नहीं आने लगा, वरना ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है ये भी मैं नहीं ले सकूंगा। तो आप मजबूरन जाके महंगी चीज उठाओगे मार्केट के अंदर से। ठीक है? दिस इज द पावर ऑफ अ सप्लायर। तो अगर समझना हो इसको अगेन, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके सप्लायर की पावर बहुत ज्यादा है, हाई है, ठीक है, तो रिस्क इज अगेन हाई कि यार आपके लिए मसले बनेंगे, देर विल बी लो प्रॉफिट्स, आपके ब्रांड का इमेज नहीं बनेगा। मसले किसी किस्म के भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई ज्यादा हो जाती है ना, वहां पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप बार्गेन नहीं कर सकते कस्टमर सप्लायर के साथ कि यार मुझे कोई चीज इतने में दे दो। वो सप्लायर की मर्जी है, वो जितने मर्जी में आपको देते हैं। और अगर लो है तो अगेन इसको आप ही आपने लो कर देना है। अगर इससे आगे हम लोग मूव कर जाए, तो मैं एक और कोशिश पहले कर लूँ इसको नीचे मूव करने के लिए, ताकि हमारे पास जगह, वरना लिखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इसको मूव करूँ, नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, आज चला गया। यहाँ पे ले आते हैं इसको। नंबर फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ना है? बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर। जैसे हम लोगों ने बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर हम लोगों ने अपने जहन में लेकर आए हैं ना, वैसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर को अपने जहन में लेकर आओ। इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। आप एक, अगेन रिटेल इंडस्ट्री में एक डेवलप्ड मार्केट प्लेयर, और लोगों के जहन में आपका ब्रांड का इमेज बन गया एक बड़े स्टोर का। वट इज द बिगेस्ट स्टोर इन पाकिस्तान? मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सीएसडी की, या फिर यूटिलिटी स्टोर्स की। यूटिलिटी, नहीं, यूटिलिटी की मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं आपको आगे बताऊंगा यूटिलिटी की एग्जांपल मैं क्यों नहीं दूंगा आपको। सीएसडी या फिर मेट्रो की एग्जांपल ले लो। दी दीज आर डेवलप्ड प्लेयर्स इन द मार्केट। ये लोग क्या है? दीज आर डेवलप्ड प्लेयर्स इन द मार्केट। अब अगर लेट सपोज नेस्ले चाहता है, नेस्ले नोज के यार सीएसडी एंड मेट्रो के पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं चीजें खरीदने के लिए,
बहुत ज्यादा लोग आते हैं पर डे के हिसाब से। एंड नेस्ले नोज दिस, नेस्ले ये चीज जानता है। अब मैं नेस्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ, पहले मैं एज अ रिटेल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चल रहा था, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो। अब समझो कि पहले आप ये समझते थे, अभी इससे पहले तक, कि यार मैं एक रिटेल की कंपनी हूँ, मैं एक स्टोर हूँ, मैं मेट्रो हूँ या सीएसटी हूँ, तो मेरे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर नेस्ले की कैसे होगी। अब आप जरा ये समझो कि आप नेस्ले हो, और नेस्ले में बैठ के आप ये सोच रहे हो कि यार, आप ये जानते हो सीएसटी एंड मेट्रो के पास बहुत ज्यादा आवाम आती है चीजें लेने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा सारे लोग आ रहे हैं। इस सिचुएशन में एज अ कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर्स तक प्रोडक्ट बेचना चाहती है, यू नो कि यार अगर मेट्रो या सीएसटी के स्टोर्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट चला गया ना, तो वहां पे लोग उसको खरीदेंगे, देखे बगैर अंधाधुंध खरीदेंगे, और मेरी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर अगर नेस्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसकी ज्यादा है, मेट्रो और सीएसटी की। व्हाई? बिकॉज लेट्स सपोज मेट्रो ये जानता है, सीएसटी ये जानता है कि यार मैं नेस्ले का प्रोडक्ट रखूं ना रखूं, मेरे पे लोग इतना यकीन करते हैं कि अगर मैं अपने दही का एक पैकेट बनाऊं और उसके ऊपर अपना टैग लगा दूं, लोग लेना शुरू कर देंगे मेरे से। क्यों? क्योंकि लोगों का मेरे ऊपर यकीन बन चुका है, मेरे ब्रांड का एक इमेज बन चुका है। तो लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं क्या चीज बेच रहा हूँ, लोग ये देखेंगे कि भाई आप मेट्रो से ले रहे हो, सीएसटी से ले रहे हो, मैं इतने ज्यादा डिस्काउंट्स देता हूँ लोगों को कि लोग मेरे पास ही आते हैं, मैं इतनी कम सस्ती चीजें लोगों को बेचता हूँ कि लोग मेरे पास ही आते हैं, और मैं इतना बल्क में अपने सप्लायर से माल उठाता हूँ, इतनी ज्यादा बल्क में कि मुझे अगर सप्लायर डिस्काउंट नहीं दे रहा तो मैं उसे माल ही नहीं उठाऊंगा, उसके पास जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वो पड़े ही रह जाते हैं। अब नेस्ले ये जानता है, एज ए नेस्ले कंपनी आप ये जानते हो कि हर दिन के हम लोग 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वी हैव टू सेल देम, अदरवाइज ये पड़े पड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वी हैव टू सेल देम। उफ, एक मिनट, चलो, सही हो गया। मेस्लो, सॉरी मेट्रो कहता है, सॉरी नेस्ले कहता है दैट वी मेक 1 मिलियन प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे एंड वी हैव टू सेल देम एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज ये पड़े पड़े आउट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय ऑब्सोलीट? खराब हो जाना किसी प्रोडक्ट का। F8 में बड़ा नामी गिरामी लफ्ज है ऑब्सोलीट आपकी इन्वेंट्रीज के लिए, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, आप डेस्परेट होकर उनको बेचोगे, जो मर्जी हो जाए, यू विल ट्राई टू सेल देम, और आप ऐसे ही कस्टमर के पास जाओगे। अब यहाँ पे कस्टमर कौन है? रिटेल इंडस्ट्री इज योर कस्टमर। आप ऐसे कस्टमर के पास जाओगे जो कि आपके पास से बल्क में चीजें उठाए, एकदम से 1 मिलियन प्रोडक्ट सारे के सारे खरीदे। और ऐसे कस्टमर के पास जिस वक्त जाओगे ना, जिसके पास कस्टमर धड़ाधड़ आते हैं, जिन जिन स्टोर्स के पास कस्टमर्स धड़ाधड़ आके चीजें खरीद रहे हैं, वहां पे क्या होगा कि वो लोग बोलेंगे कि यार रेट भी मेरा, रेट इज ऑल्सो माइन, डिमांड इज ऑल्सो माइन, और मेरी आप पॉलिसीज को पूरा भी करोगे, रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा भी करोगे मुझे चीजें बेचते हुए। अब एज नेस्ले, क्या आप ये सोच सकते हो कि यार अगर एक सप्लायर, एक कस्टमर आपसे कह रहा है कि यार रेट मुझे मेरी मर्जी का दो, डिमांड मुझे मेरी मर्जी की दो, प्लस पॉलिसीज मेरी फॉलो करो, आप हर दूसरे दिन मेरे पास डिलीवरी आ जानी चाहिए, और अब आप क्या करोगे? आपको पता है यार मैंने ये चीजें बेचनी है हर हालत में, और इन लोगों के पास कस्टमर्स ज्यादा हैं। अब आप क्या करोगे एज एज टाइप ऑफ नेस्ले? अब आप क्या करोगे? जहन में सोचो, आप यही करोगे कि यार वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि हमारी पावर यहाँ पे बहुत कम है और मेरे कस्टमर की पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस बंदे के पास डिमांड बहुत ज्यादा है। वो जो चीज भी बेचे, चाहे वो थर्ड क्लास क्वालिटी हो या फर्स्ट क्लास क्वालिटी हो, लोग आके धड़ाधड़ उनसे खरीदेंगे। तो वहां पे उनकी पावर बहुत ज्यादा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ माई कस्टमर इज टू मच। तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है कि मेरी पावर कम है, कस्टमर की पावर ज्यादा है, सो आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिमांड। अगर वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं और मैं उस चीज के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, तो अगेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर इज हाई। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आपको लेके चलूं मैं अभी, जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बहुत कम हो, अब आ जाओ आगे। लेट्स सपोज आप एक रिटेल कंपनी हो, अब वापस नेस्ले से बाहर निकल के आओ और रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर आ जाओ। लेट्स सपोज दैट यू आर अ रिटेल कंपनी। आपके कस्टमर्स कौन है? द जनरल पब्लिक। आपसे कौन लोग आके चीजें खरीदेंगे? मेरे जैसे, या आप लोग जैसे, जो अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पैसा पे करेंगे, निकलेंगे, गाड़ी में रखेंगे और घर चले जाएंगे, बस। तो मेरे कस्टमर कौन है? आम लोग। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, आप जिस वक्त जाके स्टोर से कुछ चीज खरीद रहे होते हो, तो आप क्या बार्गेनिंग कर सकते हो वहां पे खड़े होके कि यार ये चीज मुझे इतने की नहीं, इतने की दो, वरना मैं नहीं ले रहा आपसे? आप ये बोल लोगे, उनको किसी किस्म का फर्क पड़ेगा?
नहीं, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आप चीजें ले रहे हो उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स उनके स्टोर पे बैठा हुआ है जो कि उनसे चीजें ले रहे हैं, तो एक दो कस्टमर उनको ये बोल के चला भी जाए ना तो उनको नहीं फर्क पड़ने लगा। तो द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल इंडस्ट्री क्या है, वो बहुत कम है। बार्गेनिंग पावर इज टू लो। कस्टमर अपनी मर्जी नहीं कर सकता वहां पे। अगर आप एक शॉप पे जा रहे हो और आप कह रहे हो कि यार मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी की चीज चाहिए, अपनी मर्जी के रेट पे चाहिए, वरना मैं नहीं लूंगा। आपको अगले बोलेंगे चलो अल्लाह हाफिज, शाबाश, बाय बाय, जाओ अपने घर, कहीं और से जाके लो। तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते आप यहाँ पे एज अ कस्टमर। तो यहाँ पे क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज टू लो। ठीक है। तो अगेन इट कैन बी हाई, इट कैन बी लो, डिपेंडिंग कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो। इस वक्त हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे? रिटेल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे। मैं ये डिसाइड करना चाह रहा था कि क्या मुझे इस सेक्टर के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं। रिटेल सेक्टर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू पेस्टल के, यार बहुत अच्छा सेक्टर है, इधर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे मैं अपना बिजनेस शुरू करूं या ना करूं। वो मुझे सवाल किधर से मिलेगा? कंपेरेटिव एनालिसिस से मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। और कंपेरेटिव एनालिसिस के थ्रू मुझे पता चला कि जो मेरी बार्गेनिंग पावर है कस्टमर की, वो बहुत कम है। कस्टमर नहीं खरीदता एक आध, मुझे कोई मसला नहीं है, ना खरीदो मेरे से, मैं अपनी चीजें हजार और लोगों को बेच दूंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स के अंदर। सब्सिट्यूट्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ सब्सिट्यूट? पहले तो आप ये चीज समझो, व्हाट इज अ सब्सिट्यूट। मैंने आपको एग्जांपल दी कोका कोला। मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल दी अभी कोका कोला के नाम की। ठीक है। मैंने आपको बोला कि कोका कोला दुनिया के अंदर हर जगह इस्तेमाल होने वाली कंपनी है, हर जगह इस्तेमाल होने वाली इसकी ड्रिंक्स है। तो दिस इज अ प्रोडक्ट। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ जो कि कोका कोला के सब्सिट्यूट्स हो। गिव मी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफ कोका कोला। आई वॉन्ट यू टू गिव मी सब्सिट्यूट्स। अब सब्सिट्यूट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ये चीज आपको समझनी है। सब्सिट्यूट्स उस चीज को बोला जाता है कि यार अगर मैं ये प्रोडक्ट नहीं भी लू ना, तो इस जैसे और से कौन प्रोडक्ट्स है सेम बट डिफरेंट। सेम बट डिफरेंट। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है, मैं सेम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। सेम इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? सेम सेक्टर का मतलब क्या होगा? कोको कोला का अगर आप यहाँ पे मुझे एग्जांपल दे दो ना पेप्सी की, तो यू आर द स्टूडेंट जिसको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि यार यहाँ पे पेप्सी इज नॉट अ सब्सिट्यूट। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन है कोको कोला का, वो डायरेक्ट कंपटीशन में बैठा है। इट इज द सेम प्रोडक्ट एज कोको कोला, इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग डिफरेंट, सिर्फ ब्रांड डिफरेंट है ना, प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है। सब्सिट्यूट का मतलब होता है सेम टाइप का प्रोडक्ट हो, सेम वही चीज मुझे मिल जाए। कोको कोला क्या है? कोर एक्टिविटी क्या पूरी करती है वो? आपकी प्यास, आपका दिल कर रहा है कोई शुगरी चीज पीने का, तो आपकी वो वाली जरूरत वो पूरी करती है। कोको कोला, मेहमान आ गए तो कोको कोला इस्तेमाल करो। बट इस टाइप ऑफ सब्सिट्यूट, आम दुकान से जाओ, जाके आप सोडा का एक बॉटल सोडा ले लो, वो एक सब्सिट्यूट है। मिल्क शेक ले लो, इट इज अ सब्सिट्यूट। जूस ले लो, इट इज अ सब्सिट्यूट। वो प्रोडक्ट्स जो कि नेचर में सेम हो लेकिन डिमांड अलग अलग वो पूरी करते हो, वो होते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है। इससे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं इस वक्त, वॉशिंग पाउडर इज अ फुल, आप कह सकते हो एक पूरी इंडस्ट्री है ये। ठीक है। वॉशिंग पाउडर इज अ फुल इंडस्ट्री। वॉशिंग पाउडर के अंदर नामी गिरामी कौन से? एरियल है, एरियल के अलावा आपके पास एक्सप्रेस पावर है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सर्फ एक्सल है। सही है। ये आपके पास क्या है? दे आर द सेम प्रोडक्ट्स और सेम इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, वॉशिंग पाउडर है ये लोग। अब यहां पे अगर मैं बोलूं एरियल का सब्स्टिट्यूट क्या है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सर्फ एक्सेल उसका सब्स्टिट्यूट है, नहीं, वो कंपटीशन है। सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट है, सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर के अंदर वो लोग काम करें, वॉशिंग पाउडर है। इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि मैं वॉशिंग सोप उठा लूं, मैं वॉशिंग सोप ले लूं। जिस तरह पुराने जमाने में तो वॉशिंग पाउडर नहीं हुआ करते थे, आज भी इस तरह से काफी लोग वॉशिंग सोप्स यूज करते हैं। साबुन का एक इतना सा पैकेट होता है, वो यूज करते हैं वो लोग कपड़े धोने के लिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है? जैसे पुराने जमाने के अंदर देर वर पीपल जो कि आपके कपड़े साफ करके आपको दे दिया करते थे, वो कैसे साफ करते थे? क्या वो सर्फ यूज करते थे? नहीं, वो लोग कभी नहीं यूज कर सकते थे। वो लोग सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते थे?
व्हाट वर द सब्स्टिट्यूट्स, इनके सब्स्टिट्यूट क्या बन जाते हैं? यहां पे आपका सब्स्टिट्यूट नंबर 1 बनता है वॉशिंग सोप। आपका सब्स्टिट्यूट नंबर 2 बोलता है नॉट यूजिंग द पाउडर एट ऑल। काम आपका फिर भी हो जाता है, कपड़े आपके पानी के अंदर भी धुल जाते हैं अगर आप वॉशिंग पाउडर नहीं यूज करें। नॉट यूजिंग द पाउडर, ठीक है। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। सेम नीड आपकी पूरी कर दे लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, उस इंडस्ट्री से ही बाहर निकल के एक प्रोडक्ट हो। नीड आपकी पूरी हो जाए जो आपकी नीड थी, लेकिन प्रोडक्ट इज डिफरेंट। अब अगर इसके ऊपर फर्दर बात की जाए, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर मैं बात करूं, इसको नीचे लाते यहां पे, तो यहां पे अगर मैं इसकी डिस्कशन शुरू करूं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की, तो यहां पे इसके क्या मतलब होगा कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स आपके प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा है, किस तरह से, इफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ योर प्रोडक्ट आर टू मच, देन customers can leave your product and buy substitutes। इस बात का क्या मतलब हुआ कि यार मैंने आपको प्राइम एग्जांपल अभी दी कि जैसे हम लोग किस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं इस वक्त, रिटेल में बैठे हुए हैं। रिटेल इंडस्ट्री इटसेल्फ एक पूरा का पूरा कंपटीशन है, इटसेल्फ पूरी की पूरी रिटेल इंडस्ट्री इज अ कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैंने अपनी कंपनी बनाई गोहर कैश एंड कैरी के नाम से, मेरा कंपटीशन क्या था, मेट्रो था, इसके अलावा सीएसटी था, इसके अलावा पीसीसी था, इसके अलावा एमसीसी था, ठीक है। ये सारे ऑल ऑफ दीज वर इन द सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर, और क्या थे, एक दूसरे का कंपटीशन थे। मेरा सब्स्टिट्यूट क्या है, वो खोखा जो कि गली के आखिर में है, स्मॉल शॉप्स, हर मरकज में, हर गली के आखिर में, एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रीट, हर जगह पे ऊपर छोटी छोटी शॉप्स होती है। मेरे पास भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। मेरा क्या सिर्फ एडवांटेज है, मैं बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट देता हूँ कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर जब मेरे पास आता है वो तो थाउजेंड्स की शॉपिंग करके जाता है, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता हूँ। लेकिन अगर एक कस्टमर घर बैठा हुआ है, उसको एक चीज चाहिए, तो वो मेरे पास तो नहीं आएगा लेने के लिए, वो जाएगा एक छोटी सी शॉप पे और वहां पे जाके वो बंदा चीज खरीद लेगा। तो वो इंडस्ट्री से ही बाहर निकल गया, एक रिटेल की इंडस्ट्री से बाहर निकल के वो एक आम सी शॉप पे चला गया जहां पे जाके उसने चीज खरीद ली। तो वो मेरा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट। उसे वही चीज वहां से भी मिली, लेकिन इंडस्ट्री से बाहर निकल के उसने जाके खरीदी और अपनी सेम नीड पूरी कर ली। अब हाँ, हो सकता है कि यार जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ आम दुकान भी वही प्रोडक्ट बेचे, हम लोग प्रोडक्ट्स की बात तो नहीं कर रहे, हम लोग तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग तो ये कर रहे हैं कि मैं किस इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मैं एक रिटेल इंडस्ट्री में बैठा हूँ। दुकान वाला रिटेल इंडस्ट्री में तो नहीं है, उसके पास हर एक प्रोडक्ट बल्क में तो नहीं पड़ा हुआ, वो तो एक छोटी सी जाके इन्वेंट्री लेते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाता है और घर चलाता है। सेम इज द केस कि यार अगर मैं इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने पास रख के बैठा हूं, बेशक मैं कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन कस्टमर कल को आके मेरे से ना खरीदे, मेरे सब्स्टिट्यूट से जाके चीजों को खरीदना शुरू कर दे। और मेरा सब्स्टिट्यूट क्या है, हर वो गली की दुकान जो कि गली के आखिर में है, मरकज के अंदर बनी हुई दुकान जो कि मरकज के अंदर डिफरेंट शॉप्स होती है, छोटी छोटी दुकानें जिन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई है और उसके अंदर हर एक चीज रखी हुई है एक एक दो दो की रेंज के अंदर। तो वो सारे क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूट से मेरे कस्टमर्स को मारते हैं वो लोग। कस्टमर्स किस तरह मारते हैं कि यार हो सकता है ये कस्टमर मेरे पास आता, मेरे से ज्यादा सारी शॉपिंग करके जाता, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसके पास करीब कोई और दुकान है जहां से वो जाके वो चीजें खरीद सकता है। ठीक हो गया, दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट्स। अब बात यह है कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना आपके एक प्रोडक्ट के, आपकी इंडस्ट्री के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, उसका नुकसान ये है कि कस्टमर किसी भी वक्त आपके साथ धोखा करके उन सब्स्टिट्यूट्स को जाके खरीद सकता है। आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत अफवाह फैली, कोई गलत बात फैली, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को छोड़ा और गया डायरेक्टली किसके पास, आपके सब्स्टिट्यूट्स के पास जो कि ये थे। डायरेक्ट गया इनके पास, उसने आपको छोड़ा और यहां से चीजें खरीदना शुरू कर दी,
ठीक है, मैं बात करूं एक मेरे प्रोडक्ट के बारे में अफलानी फैली, मेरी रेपुटेशन ही खराब हुई, पूरी इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब हो, रिटेल इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब हो गई। जैसे 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री जो थी उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो लोगों ने अपना पैसा बैंक से निकलवा दिया था और कहां पे इन्वेस्ट किया था? बैंक में भी पड़ा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वहां पे आपको 8% पर ईयर रिटर्न मिल रहा है। लोगों ने कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग इंडस्ट्री आपस में क्या बने? सब्स्टिट्यूट्स बन गए। है इन्वेस्टमेंट ही है, सेम चीज ही, लेकिन सेक्टर ही अलग हो गया। बैंकिंग इज अ सेपरेट सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेपरेट सेक्टर। आपने क्या किया? आपने बैंक्स के ऊपर से आपकी रेपुटेशन खराब हुई, लोगों ने अपना सारा पैसा निकलवाया, भागे आपके पास से, आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए और आपके सब्स्टिट्यूट के पास चले गए, कंपटीशन के पास नहीं। कंपटीशन क्या होता कि अगर मेरा पंजाब बैंक है, उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो लोग वहां से अपने पैसे निकाल के इंटरेस्ट रेट के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लिखवा रहे हैं। दिस इज नोन एज मूविंग फ्रॉम कंपटीशन टू कंपटीशन। ये किस चीज में फॉल कर जाता है? ये आपका फॉल कर जाएगा कंपेटिटिव राइवलरी के अंदर, ये यहां पे फॉल कर जाएगा। अगर कोई नया बैंक आ गया बीच में और लोग उसके पास चले गए हैं, तो वो किस में फॉल कर जाएगा? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के। न्यू इतनी कम रेगुलेशंस है कि न्यू एंट्रेंट्स एकदम से आ गए बैंकिंग इंडस्ट्री में। सप्लायर की तो बार्गेनिंग पावर बैंकिंग इंडस्ट्री में होती ही नहीं है बिल्कुल। सप्लायर कौन होता है? वो जो आम दरवाजे बना के दे रहे हैं, बैंक का ऑफिस रेनोवेट करके दे रहे हैं, सप्लायर वो होता है। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी सी मीडियम लेवल पे होती है। कस्टमर आपके पास से पैसे रखवा के निकलवा के जिस वक्त भी मर्जी चाहे चला जाए। इस तरह से एक कस्टमर जा रहा है, 100 और कस्टमर चले जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं है। ठीक है, और फाइनली अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें ना, तो बैंकिंग के लिए सब्स्टिट्यूट का थ्रेट भी बहुत ज्यादा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज अपने अपना रिटर्न हाई कर देते हैं एकदम से, तो लोग अपना पैसा बैंक से निकलवाएंगे और जाके किधर रखवा देंगे? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जहां पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे अगेन ये थ्रेट होता है कि लोग आपके कस्टमर को छोड़ देंगे। अगेन यहाँ पे आप हमेशा ये चीज डिटरमाइन कर रहे होते हो, हाई है या फिर लो है, ये चीज आप डिटरमाइन कर रहे होते हो। ठीक हो गया। एंड दिस इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस से आपने, अब अगर हम लोग अपनी ओवरऑल अप्रोच पे दोबारा से मूव करें, तो आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि यार, जिस इंडस्ट्री को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, पोर्टर 5 फोर्सेस के थ्रू अब मैं ये एनालाइज करता हूँ कि यार क्या मुझे उस इंडस्ट्री में अपना एक बिजनेस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव राइवलरी से उठाया, अब मैं बिजनेस कौन सा कर रहा हूँ? रिटेलिंग का। ये चीज आपने जहन में रखनी है। मैं रिटेलिंग का बिजनेस करने लगा। सबसे पहली चीज मैंने क्या उठाई कि यार जो कंपेरेटिव राइवलरी है उस बिजनेस के अंदर, उस सेक्टर के अंदर कितने लोग बैठ के कंपटीशन कर रहे हैं। मुझे पता लगा बहुत डेवलप्ड लोग हैं, मेट्रो, पीसीसी, ये वो सब कुछ। तो मेरा पहला फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे? पहला फैक्टर मैंने कर दिया हाई। मैंने पहला फैक्टर क्या किया? हाई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंपटीशन है सर, मैं उसको नहीं बीट कर सकूंगा, आई नो दिस। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या की? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कैसे हैं? क्या नए लोग एकदम से आ सकते हैं? यानी मैंने क्या चीज रियलाइज की कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट पे अगर आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आपको चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं, कोई भी शुरू कर सकता है। छोटी सी दुकान से लोग शुरू करके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बना लेते हैं, तो शुरू कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मेरे लेवल तक आना है, उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर छोटे लेवल से भी शुरू करो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? इट इज लो। नंबर टू ऑप्शन मैंने बोला कि दूसरी चीज लो है। अब अगर तीसरी चीज पे हो, सप्लायर की पावर। मुझे पता था कि मार्केट के अंदर अगर कस्टमर्स डिमांड करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, अगर नेस्ले यूनिलीवर को डिमांड करते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है उस सप्लायर की। लेकिन एक जेनेरिक प्रोडक्ट अगर कस्टमर डिमांड करता है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं उन चीजों के सप्लायर्स। टूथपेस्ट है, यूनिलीवर की डिमांड है, मुझे जाके उधर से लेना पड़ेगा। दूध है, दही है, इस चीज की डिमांड किस चीज की होती है? नेस्ले कंपनी की डिमांड है, मुझे उन्हीं से जाके लेना पड़ेगा। तो इन चीजों में बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बहुत ज्यादा है। सप्लायर एक दो ही है। लेकिन अगर बाकी चीजों पे आ जाओ, परफ्यूम्स हो गए, कपड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सब्जी हो गई, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दो, बिस्किट्स हो गए, तो भाई उनके बहुत डिफरेंट सप्लायर्स बैठे हुए हैं। बहुत डिफरेंट सप्लायर्स बैठे हैं, मैं किसी से भी जाके ले सकता हूँ। तो ना यहाँ पे लो है ना यहाँ पे हाई है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। नेस्ले यूनिलीवर भी है, प्लस उनसे तो मैंने प्रोडक्ट्स लेने, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। लेकिन बाकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे मैंने मैंने जाके प्रोडक्ट्स लेने, मैंने ब्रेड लेनी है, मैंने ये सब कुछ लेके बेचना है कस्टमर्स को, तो उधर तो बार्गेनिंग पावर कम है। तो मैं मिडिल लाइन पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है ना, वो कम है।
तो तीसरा ऑप्शन मेरे कम नहीं है, सॉरी मीडियम है, दोनों के दरमियान में फॉल करती है, इट इज मीडियम, इट इज जस्ट मीडियम। ठीक है। चौथी नंबर पे मैं आया, मैंने बोला बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स कैसी है। भाई बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज टू लो। वाई? बिकॉज मैंने चीज़ अभी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की कि अगर कोई कस्टमर मेरी शॉप पे आ रहा है, मेरे रिटेल यूनिट के ऊपर आ रहा है, मेरे से चीज़ें खरीद रहे, तो वो बेशक छोड़ के चला जाए, कुछ ना ले, मुझे फर्क नहीं पता लगने पड़ने वाला। बिकॉज मेरे से 1,000 किस्म के कस्टमर आके रोज चीज़ खरीदते हैं। अब वो बोले कि यार तुम मुझे 10 नहीं, ये 5 रुपए की चीज़ दो वरना मैं नहीं ले रहा, मैं बोलूंगा जाओ मत लो जाके मेरे से, कोई जरूरत नहीं है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज लो। और फिफ्थ नंबर पे आ जाऊं, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स। कितने ज्यादा सब्सिट्यूट्स बैठे हुए मार्केट के अंदर, हर एक मरकज में। आप पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी बैठे हो, गली के आखिर में नुक्कड़ पे एक दुकान खड़ी हुई होगी जहां से एक कस्टमर जाके चीज ले सकता है बड़ी आसानी से। हाँ, उसको वो डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे होंगे जो कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा हूँ। जो मेरा सब्सटीट्यूट है, आम सी दुकानें वगैरह बनी हुई है, वो बहुत लो लेवल पे काम कर रही है, वो उसको डिस्काउंट इतना नहीं दे सकते। डिस्काउंट वाला मामला भी यहाँ पे मेरे सामने है। प्लस ये बात भी है कि सब्सटीट्यूट्स हैं भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सिर्फ एक गली का नुक्कड़ तो नहीं है, हजारों गली के नुक्कड़ है। आप किसी भी दुकान पे जाके खरीद सकते हो, मेरे पास आने की क्या जरूरत है आपको। पेट्रोल खर्च करो, पैसे खर्च करो, मेरे पास आओ, फिर वापसी पेट्रोल खर्च करो, पैसे खर्च करो, फिर मेरे से जाओ। आपके माइंड में ये होगा कि ये चीज अगर आप मेरे से लेते आपको डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन ये भी चीज होगी कि यार सुकून है ना, मैं जाके यहां से ले आता हूँ, बाद में देखेंगे बात की। तो अगेन यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स दो चीजों में डिवाइड हो गया, डिस्काउंट में पहली चीज, और दूसरी चीज क्या, कि आसानी किस चीज है कस्टमर को, आसानी किस चीज में। तो आसानी की बात देखा जाए, वो सब्सिट्यूट के पास जाके सारी की सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और डिस्काउंट की बात देखी जाए तो मेरे पास है। तो इस थ्रेट को भी मैं अपनी इस इंडस्ट्री में क्या रखूंगा, मीडियम पे रखूंगा, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे इन प्ले आ गई मेरे जहन में। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, अगर देखा जाए, हाई लेवल का रिस्क एक दो जगह के ऊपर है, लेकिन लो लेवल का रिस्क और मीडियम लेवल का रिस्क ज्यादा कम ही है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल ठीक है, मैं इस बिजनेस की तरफ मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना बिजनेस बना सकता हूँ, कंपेटिटिव राइवलरी बहुत ज्यादा है, मुझे मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कंपटीशन को हराने के लिए। ठीक है। बाकी हर एक चीज लो मीडियम है, उनको मैं बीट कर लूंगा। हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे पास, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी मेरे पास है, लेकिन मेरे जो न्यू एंट्रेंट्स होंगे उनके पास नहीं होगी, बहुत कम लोग बिजनेस में आएंगे, आएंगे सही लेकिन बहुत कम आएंगे। ठीक है। अगेन मीडियम लो मीडियम, तो यहां से मैंने ये चीज रियलाइज की कि पेस्टल के थ्रू मैंने ये रियलाइज किया था सबसे पहले, पेस्टल के थ्रू ये चीज रियलाइज की थी कि यार किस इंडस्ट्री को फर्दर में फ्यूचर में ग्रोथ मिलने लगी है। ठीक है। विच इंडस्ट्री विल ग्रो, विच सेक्टर या फिर इंडस्ट्री विल ग्रो, पेस्टल के थ्रू मैंने ये रियलाइज किया। पोर्टर 5 फोर्सेस के थ्रू मैंने क्या चीज रियलाइज की, पोर्टर 5 फोर्सेस ने मुझे ये बात बताई कि शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री और नो, और नो। पेस्टल के थ्रू मुझे पता चला रिटेल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा है, कल कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पोर्टर 5 फोर्सेस ने मुझे कहा हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट करो, कल को आप ग्रो कर जाओगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने गया। अब इससे आगे और भी मॉडल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो मॉडल्स हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है। इससे आगे और भी मॉडल्स है जिनके थ्रू आप फिर और डिसीजंस लेते हो, और फिर और बोलते हो कि क्या मुझे बिजनेस में ये डिसीजन लेना चाहिए या दूसरा डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके लिए और भी ज्यादा मॉडल्स हैं, सिर्फ ये पेस्टल और 5 फोर्सेस नहीं है, पूरी बुक के अंदर 24 चैप्टर्स के अंदर देर आर टू मेनी मॉडल्स। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आ जाते हैं किट की तरफ। किट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आपके पास आएंगे। अब ये एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 9 के, पहले 3 एमसीक्यूज ही सिर्फ रिलेट करते हैं विद पोर्टर 5 फोर्सेस, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कैसे इसके आंसर्स हम लोग डिराइव करते हैं विद इन द एग्जाम। अगर मैं आऊँ पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे कहता है एफ कॉर्पोरेशन सेल्स मोटर व्हीकल्स इन कंट्री वी। ठीक है। एफ कॉर्पोरेशन एक कंपनी का नाम है, वो गाड़ियां बनाती है और बेचती है कंट्री वी के अंदर। इट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ मेजर ओवरहॉल ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कंट्री वी, which will significantly increase the speed and comfort while lowering the cost to make it attractive to individual drivers. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखे तो, है क्या बात कि एफ कंपनी एक
कंट्री के अंदर क्या बेचती है, गाड़ियां बेचती है। उस कंट्री का नाम है कंट्री वी। कंट्री वी की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यार पहले वहां पे रोड बहुत ज्यादा खराब थे, अब हम लोग रोड्स को ना बहुत ज्यादा बेहतर कर देते हैं। हम लोग रोड्स को बहुत ज्यादा बेहतर कर देते हैं। इससे होगा क्या कि एफ कंपनी जो गाड़ियां बेचती है, प्लस हो सकता है एफ कंपनी अच्छी गाड़ियां बेचती हो, बुरी गाड़ियां बेचती हो, लेकिन इससे होगा क्या, अगर रोड्स बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं ना, और उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी रोड्स के ऊपर गाड़ियों की, कंफर्टेबल भी हो जाएंगे रोड्स, ठीक है, लेकिन उन रोड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होगी, तो होगा क्या यहाँ पे, क्या चीज, अब डाउट किस चीज का बनता है कि यार लोग पहले हो सकता है साइकिल पे चलना पसंद ना करते हो क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, खड्डे हैं। लोग हो सकता है मोटरसाइकिल्स पे चलना पसंद ना करते हो क्योंकि रोड खराब थे, गाड़ियां इसलिए पसंद करते थे वो लोग क्योंकि गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, ठीक है, पॉट होल्स नहीं थे, कहीं पे कीचड़ नहीं जमा होता था। इस सिचुएशन के अंदर लोग कहते थे गाड़ियों में ऑफिस में जाओ, गंदे नहीं होगे। कोई और सब्स्टिट्यूट, लोग लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं लेना कोशिश करते थे, क्यों, क्योंकि भाई आपके रोड्स बहुत ज्यादा खराब थे, लोकल जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत बंदे को थका देती है। लेकिन अब अगर रोड्स अच्छे होते जा रहे हैं तो क्या कोई बैरियर टू एंट्री का यहाँ पे सवाल बनता है? मतलब यहाँ पे किसी किस्म का आप ये सवाल उठा सकते हो कि बैरियर टू एंट्री है, भाई रोड्स ठीक होने की वजह से और लोग आ जाएंगे, गाड़ियां बेचना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने लगा। बैरियर एंट्री इस वजह से तो नहीं है कि लोग उसी के कहते हैं, बोलेंगे कि यार गाड़ियां सस्ती हो गई रोड्स अच्छे बनने की वजह से। बैरियर टू एंट्री ये तो नहीं है कि लोगों ने रोड बनाना शुरू कर दिया, एक गवर्नमेंट ने रोड बनाया अच्छा और उसकी वजह से गाड़ियां ज्यादा बिकनी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। पावर ऑफ सप्लायर, रोड्स ज्यादा अच्छे बनने की वजह से सप्लायर की पावर ज्यादा हो जाएगी। एक सप्लायर हो जाएगा सिर्फ कंट्री में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दो हो जाएंगे, तीन नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो हमने ऐसी कोई बात नहीं पड़ी क्योंकि भाई रोड्स ठीक हो रहे हैं, रोड्स का सप्लायर से क्या ताल्लुक है, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अगर मैं तीसरे नंबर पे आ जाऊं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हाँ है। कैसे है, अगर रोड्स कंफर्टेबल हो रहे हैं, रोड्स पे स्पीड अच्छी हो रही है, लोग अपनी गाड़ी छोड़ के, गाड़ी ना खरीदें बेशक, और लोकल ट्रांसपोर्ट पे आप सफर करें, उसमें भी उतनी कंफर्टेबलनेस मिलेगी जितनी आपको अपनी गाड़ी में मिलती थी, तो लोग ज्यादा अब किस चीज की तरफ मूव करेंगे, अपने सब्सटीट्यूट्स की तरफ मूव करेंगे, बाइक ले लेंगे ज्यादा कम खर्चे के लिए, ठीक है, इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर कर लेंगे थोड़े बहुत कम पैसे लगा के, लेकिन अब अपनी गाड़ी लेना पसंद नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज द रोड्स आर टू गुड कि भाई अपनी गाड़ी और लोकल गाड़ी इसमें फर्क नहीं पता चलेगा। तो लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाली सारी सिचुएशन मुझे किस तरफ लेके जाती है कि यार यहाँ पे थ्रेट है सब्स्टिट्यूट्स का, हाई होता जा रहा है, तो मेरा ये आंसर लिंक कर जाता है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो लिंक कर जाता है सी के साथ कि सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट ज्यादा होता जा रहा है। पावर ऑफ बायर्स, कस्टमर की बाइंग पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी, नहीं होगी भाई, गाड़ी तो आप उतने की बेचोगे ना, गाड़ी रोड्स बेहतर होने की वजह से आपकी कम की तो नहीं बिकेगी, कस्टमर आके ये तो नहीं बोलेगा मुझे कम की गाड़ी बेचो वरना मैं नहीं ले रहा। हाँ ठीक है, वो बोल सकता है, लेकिन दिस इज द सेकंड इम्पैक्ट, ये सेकंड इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री पे, कि लोग अब लोकल ट्रांसपोर्ट ज्यादा लेंगे। वही उसने बात बोली कि देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब बहुत अच्छी होने लगी है कंट्री के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता है वो, ठीक है। आगे अगर है 113 पे, 113 का वो कहता है एक्स कॉर्पोरेशन ऑफर्स अकाउंटेंसी ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है भाई, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग के कोर्सेज हम लोग देते हैं। आगे क्या कहते हैं, द मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली एंड एक्सेस कोर्सेज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू दोज ऑफर्ड बाय राइवल्स। अच्छा, मार्केट बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, लोग बहुत ज्यादा अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग के कोर्सेज मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्स के पास एक एडवांटेज ये है कि इसके जो कोर्सेज है ना वो बहुत डिफरेंट है अपने राइवल से, कुछ चीज डिफरेंट इसने की हुई है। Any new company wishing to teach accountancy courses must obtain accreditation by various accountancy organizations। कि भाई आपको लाइसेंसेस चाहिए, आपको इजाजत चाहिए, आपके पास जैसे अब एसीसीए, अगर आप उसकी बेसिस के ऊपर कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप एसीसीए के मेंबर होने चाहिए, लाइसेंस रिक्वायर्ड है ना आपको। इसी तरह से अगर आप अकाउंटेंसी के ट्रेनिंग कोर्सेज देना चाह रहे हो तो आपके पास अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इजाजत होनी चाहिए, लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अ प्रोसेस विच कैन टेक सेवरल ईयर्स। अगर अपने जहन में सोचो, हमने 5 फैक्टर्स पढ़े, पहला कंपेटिटिव राइवलरी पढ़ा, यहाँ पे नहीं लिंक करता, कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही भाई। दूसरा हमने पढ़ा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, हाँ, नए एंट्री आने के लिए आपको लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है इस वक्त, जो कि 1 साल तक का टाइम ले सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो किसके साथ लिंक कर जाएगा, पार्ट नंबर एक, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज लाइकली टू बी रोल, नहीं, फर्स्ट इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। पहली बात तो यहाँ पे सब कुछ से मुझे ये समझ आ रही है ना कि नए लोग अब बिजनेस में नहीं आएंगे, डरेंगे, और अगर आएंगे भी तो बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बिजनेस में बैठा हुआ हूँ, काम चला रहा हूँ, और नए लोगों को आने के लिए कम से कम कितने बहुत ज्यादा साल चाहिए होंगे सिर्फ एक एक्रेडिटेशन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन से।
तो ये तो दूसरा इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट मेरे जहन में अभी भी ये नहीं बनता। सप्लायर की बात यहाँ पे नहीं हो सकती। बैरियर टू एंट्रीज आर लाइकली टू बी लो, नहीं, लो नहीं है, बैरियर टू एंट्रीज आर हाई। क्यों? क्योंकि आपने एक अगर कस्टमर आके, सॉरी कस्टमर कह रहा हूं, एक नया बिजनेस ओनर आके बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको पहले लाइसेंस चाहिए जिसके लिए 1-2 साल रिक्वायर्ड है, कम से कम 1 ईयर तो रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। तो बैरियर तो है, और बैरियर इज नॉट अ लो बैरियर, लोग डर के भाग जाएंगे। द बैरियर इज हाई। तो फाइनल ऑप्शन क्या है? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लाइकली टू बी लो। कि बैरियर्स लो नहीं है, बैरियर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स बहुत कम है। दो ऑप्शन सेपरेट, इनको समझने की कोशिश करें। एसीसीए के अंदर इस तरह के सवाल कंफ्यूजिंग वो आपसे पूछेगा, सवालात के जवाब बड़े कंफ्यूजिंग होंगे। इस ऑप्शन में वो कहते हैं कि बैरियर टू एंट्री लो है। भाई अगर बैरियर टू एंट्री में लो कर देते हो ना किसी चीज के, तो उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर बैरियर कम है ज्यादा लोग आ जाएंगे, बैरियर ज्यादा है तो कम लोग आएंगे। यहाँ पे तो बैरियर ज्यादा है इसलिए तो कम लोग आएंगे। यहाँ पे तो इस चीज से मुझे लग रहा है कि बैरियर बहुत कम है, सॉरी बैरियर्स जो है एंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बैरियर्स आर हाई नॉट लो, और हाई बैरियर्स होने की वजह से न्यू एंट्रेंट का थ्रेट कम होगा। तो फाइनल ऑप्शन क्या कहते हैं? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लाइकली टू बी लो। यस, न्यू एंट्री वाले लोग बहुत ज्यादा कम आएंगे, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 114 नंबर भी इसी से लिंक करता है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपने खुद करना है, रीजन के ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि पेपर में कैसे आता है। ठीक है। इसका पीछे पहले सॉल्व करें, नहीं समझ आता आंसर देखें, आंसर से भी नहीं समझ आता मेरे से पूछें, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड। ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि अब नेक्स्ट आपकी मुलाकात होगी विद 6 जून को, जब हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। एक ऑफिशियली कोर्स शुरू हो जाएगा हमारा 6 जून से, तब आपसे मुलाकात होगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।